वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये न्यू टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है, कि बदले में एक चीज के बदले में हम दूसरी चीज ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो कोई चीज, अगर मान लो हम कोई एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एसेट खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम कैश नहीं पे कर रहे हैं, उसके बदले में हम कैश के जगह उसको कंपनी का शेयर दे दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज, हम एसेट के बदले क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल मतलब समझो, ठीक। कॉपी खरीदने आप गए, ठीक है, कॉपी खरीदने गए और पैसा ना देकर क्या दे रहे हो? चेक दे रहे हो, ठीक है, चेक दे रहे हो। तो ये चेक क्या कहलाया? कंसिडरेशन कहलाया, कंसिडरेशन कहलाया ना। तो वैसे ही इस केस में शेयर क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक है, कंसिडरेशन कहलाएगा, ठीक। अब एंट्री क्या होता है? फॉर परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर हम एसेट खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक के अंदर? इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर, ठीक है। अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो उसका एंट्री क्या होगा? जो एसेट परचेज किए, ठीक है, परचेज करने का एंट्री क्या होता है? जो भी, अगर फर्नीचर परचेज करो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट ही तो होता है, क्योंकि फर्नीचर आपके बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू वेंडर अकाउंट, वेंडर क्रेडिट हो जाएगा। वेंडर मतलब जिससे आपने वो एसेट परचेज किया, ठीक है। परचेज का तो एंट्री सिंपल सा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फिर उसके बाद है, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसेट ना खरीद के आप किसी का, मतलब कोई भी पुराना बिजनेस किसी का है, पूरा बिजनेस ही अक्वायर कर ले रहे हो, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। अब आपका कंपनी का नाम है बी लिमिटेड, ठीक है। अब आपने क्या किया? ये ए लिमिटेड कंपनी को क्या कर लिया? बाई कर लिया, ठीक, पूरा ही परचेज कर लिया है। तो आपके पास उस कंपनी का, ए लिमिटेड कंपनी का एसेट्स तो आएगा ही, साथ ही साथ लायबिलिटीज भी तो आएगा ना। लायबिलिटीज जो भी उसको इन फ्यूचर चुकाना था तो अब उसको आपको चुकाना हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या एंट्री होता है? परचेज ऑफ एंटायर बिजनेस के केस में एंट्री लिखा हुआ है एसेट्स अकाउंट डेबिट अगेन हो जाएगा, ठीक है। लायबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा, वेंडर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ठीक। अब अमाउंट क्रेडिट का और डेबिट का मैच कर गया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर मैच किया तो ठीक, अगर मैच नहीं किया तो क्या करेंगे? अगर देखो, अगर लायबिलिटीज साइड का अमाउंट ज्यादा है और एसेट का कम है तो एसेट साइड हमको बैलेंसिंग फिगर दिखाना होगा, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे? गुडविल को क्रेडिट डेबिट कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। मान लो यहाँ पे 10,000 है, ठीक, यहाँ 10,000, हाँ यहाँ 10,000 है, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज आपका हो गया कितना का 9,000 का लायबिलिटीज है, 4,000 वेंडर पे क्रेडिट कर दिए, ठीक। तो इधर का टोटल तो 13,000 हो जा रहा है, ठीक है। और अगर गुडविल नहीं तो एसेट में केवल 10,000 है, ठीक। तो अगर हमको बैलेंसिंग फिगर किधर लाना होगा? इधर करना होगा, कुछ अमाउंट इधर ऐड करना होगा ताकि डेबिट और क्रेडिट मैच करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे मैच कर देंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो भी आपका बचा हुआ फिगर है, ठीक है, जो भी बचा हुआ पैसा है बैलेंसिंग फिगर, उसको हम यहाँ लिख देंगे 3,000, ठीक। इसको डेबिट कर देंगे, ठीक। ये हो गया एक केस। तो ये हुआ जब डेबिट का अमाउंट मैच नहीं करता हो, ठीक है। अब दूसरा केस होता है जब क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं करता हो, ठीक। गुडविल अकाउंट डेबिट हम तब करेंगे जब एसेट्स का पैसा मैच नहीं कर रहा हो। अब मतलब जब डेबिट का अमाउंट मैच नहीं कर रहा हो तब, ठीक है। अब
अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट मैच नहीं किया तो क्या करेंगे, तो हम कर देंगे टू कैपिटल, एक सेकेंड इतना नीचे दिखेगा, लाइट आ रहा है यहाँ, कोई बात नहीं दिख जाएगा, ठीक। अगर देखो अगर क्रेडिट का अमाउंट मैच नहीं किया तो हम क्रेडिट कर दे, एक सेकेंड, तो हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल रिजर्व को, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे आपको यही याद रखना है, क्वेश्चंस भी आता है इसका, ठीक है, इस टॉपिक से। और मेनली कंसिडरेशन अदर देन कैश से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो पूछेगा ही, ठीक है, इसलिए एकदम अच्छे से समझ लो, ठीक। अगर डेबिट का अमाउंट मैच ना कर रहा हो तो गुडविल को आप डेबिट कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर है उससे, ठीक है। अगर क्रेडिट का अमाउंट मैच ना कर रहा हो तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट कर दो, जो भी अमाउंट आपका बचा हुआ है उससे बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। अब दोनों मैच हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन फिर सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आगे और भी केसेस हैं, और भी जर्नल एंट्रीज है। अब अगर परचेज किए हो एसेट या फिर एंटायर बिजनेस परचेज किए हो तो बदले में उसको पे तो किए होगे ना, शेयर्स तो दिए होगे ना, तो उसका भी तो वेंडर को पेमेंट करने का भी तो एंट्री होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं उस पे। देखो सेकंड हमको एंट्री करना है, पहले तो हमने एसेट परचेज किया या फिर एंटायर बिजनेस परचेज किया, ठीक है। तो अब परचेज किए हैं तो जिससे परचेज किए हैं उसको पेमेंट भी तो करेंगे वेंडर को, ठीक है। तो फॉर पेइंग द वेंडर उसका एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, जिससे हमने परचेज किया था उसको डेबिट कर देंगे। और अगर पैसा देंगे, अगर बैंक के थ्रू पैसा दे रहे, पैसा देते थे हम बैंक के थ्रू तो क्या हो जाता था, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देते थे। अगर बिल्स पेएबल उसको दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं तो टू बीपी हो जाएगा, ठीक है, बिल्स पेएबल। अगर लेकिन यहाँ पे हम शेयर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ये सब भी मैंने लिखा है ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक नोट लिखा है, इफ शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम में इशू हुए हैं तब पेमेंट का क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट तो होगा ही, टू शेयर कैपिटल होगा ही, और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, ये और इसका अमाउंट लिखने का इधर प्लेस नहीं है तो फिर छोड़ दो। क्या हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है शेयर तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो हमेशा ही क्रेडिट होता है क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर प्रीमियम पे नहीं है तब तो ये सिंपल सा एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक। नाउ यहां पे देखो आपको शेयर बदले में कंसीडरेशन अदर देन कैश में आप बदले में शेयर दे रहे हो, ठीक है। मतलब कोई भी एसेट परचेज कर रहे हो या फिर बिजनेस परचेज कर रहे हो, बदले में आप अपने कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, तो कितना शेयर देना है, नंबर ऑफ शेयर्स भी तो कैलकुलेट करना होगा ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल, मतलब कितना पैसा आपको पे करना है वेंडर को, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, और उस वैल्यू ऑफ शेयर्स में प्रीमियम भी इंक्लूडेड रहेगा। फॉर्मूला लिखा है लेकिन फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, चलो ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो बदले में आपको शेयर पे करना है तो शेयर कितना शेयर आपको पे करना है वो भी तो कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका भी फॉर्मूला होगा, हाँ जी, तो उसका भी फॉर्मूला है, क्या बोला मैंने, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक। मतलब अगर अमाउंट पेएबल आपको 1 लाख रुपया पे करना है, ठीक है, 1 लाख रुपया पे करना है, 10 रुपया शेयर का प्राइस है, वैल्यू ऑफ शेयर, और 2 रुपया प्रीमियम है, तो ये डिवाइड करेंगे हम 12 रुपए से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, मतलब जरूरी है, तभी तो हमको पता चलेगा कि फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में हमको कितना शेयर्स पे करना है, ठीक।
अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलो बाय।